हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस बार कोचिंग सेंटर में। तो गाइस आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस, जिसका चैप्टर नंबर है 6 और चैप्टर का नाम है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। तो ये इसका पार्ट 3 है, यानी कि जो इसका पार्ट 2 है और पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। जो उसकी प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और गाइस ये मेरा फोन नंबर है 8178988103। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं अगर आपको पीडीएफ रिलेटेड या फिर स्टडी रिलेटेड कुछ अदर इश्यूज आ रहे हो तो गाइस ये 2026 और 27 का सेशन होने वाला है। और ये बुक फर्स्ट है, बुक सेकंड भी बहुत जल्दी आपकी स्टार्ट होने वाली है। तो जिस तरीके से आपको यहाँ पर पॉलिटिकल के नोट्स करवाए जा रहे हैं, उसी प्रकार से आपको जियोग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन एक्सेट्रा के भी करवाए जाएंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर है 21, यानी कि जो 20 तक जो क्वेश्चन है उससे पहले करवाए जा चुके हैं। तो क्वेश्चन है टिकाऊ विकास क्या है, इसको कैसे लागू किया जा सकता है। जो टिकाऊ विकास है वो है क्या और इसको कैसे लागू किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं। ये 4 नंबर का भी आ सकता है पेपर में और 6 का भी। तो आंसर दिखा रखा है, टिकाऊ विकास वह विकास है जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं और संसाधनों से समझौता न करे। देखो टिकाऊ विकास का मतलब होता है, टिकाऊ विकास उसे कहते हैं जैसे कि मान चलो हम कुछ चीजें आज यूज कर रहे हैं, लेकिन हमें ये पता है कि आने वाले समय में वो चीजें खत्म हो जाएंगी, तो हम उनका प्रयोग कुछ इस तरीके से करेंगे कि आज तो उसकी नीड पूरी हो और कल भी उसकी नीड पूरी हो। जैसे कि आपने सुना होगा कि जैसे ऊर्जा संसाधन है, तो अब क्या हो गए, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आ गए। क्यों? क्योंकि जो पेट्रोल है वो सीमित है हम पे, तो वो आने वाले टाइम में नहीं रह पाएगा अगर हम उसका इसी तरीके से प्रयोग करते रहेंगे। तो हमने उसकी जगह क्या करा, एनर्जी यूज की। ठीक है, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, उनकी जगह हमने क्या इलेक्ट्रॉनिक चीजें निर्माण की, लाइक जैसे कि पवन चक्की, सौर ऊर्जा वगैरह करा ना। तो इससे क्या हुआ, ज्वार भाटा, पानी से बिजली बनाया, तो इससे क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं वो ज्यादा आई और जो पेट्रोल डीजल वाली चीजें उनको कम हुआ, तो उनकी खपत क्या हो गई, कम हो गई, यानी कि उनकी लुप्त होने की संभावना बहुत कम हो गई। ठीक है, मतलब सिंपल कहने का मतलब है कि विकास इस तरीके से करना कि जो चीज हम आज यूज कर पा रहे हैं ना, वही चीज आने वाली पीढ़ी भी यूज कर सके। ठीक है, इसे लागू करने के उपाय बता रखे हैं। पहला, प्राकृतिक संसाधनों जल, वन, भूमि आदि का संतुलित एवं विवेकपूर्ण उपयोग करना। मतलब देखो प्राकृतिक जो संसाधन है उसका इस तरीके से यूज करना कि ना वो संतुलित रहे एवं विवेकपूर्ण, मतलब कि जहां पर पूरा एकदम ध्यान लगा के। ठीक है, कि ऐसा नहीं कि कहीं भी कुछ भी यूज कर रहे हैं, ठीक है, मतलब नहीं काम है फिर भी यूज कर दिया, ऐसा नहीं करना। मतलब बहुत विवेकपूर्ण, मतलब चिंतित होके, मतलब चिंता करके कि ये चीज ठीक है नहीं है। ठीक है, ऐसा। दूसरा, प्रदूषण को कम करना तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए उपाय अपनाना। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण के लिए उपाय अपनाना। नेक्स्ट है तीसरा, नवीकरणीय ऊर्जा जैसे सौर सौर और पवन ऊर्जा का अधिक उपयोग करना। देखो बताया था ना कि नवीकरणीय ऊर्जा जैसे कि सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, ठीक है, ज्वार भाटा हो गया, तो इन सबसे क्या करना, बिजली का मतलब ऊर्जा उत्पन्न करना। ठीक है, नेक्स्ट, वृक्षारोपण, जल संरक्षण और रिसाइकलिंग को बढ़ावा देना। मतलब वृक्षारोपण करना मतलब बहुत ज्यादा पेड़ पौधे लगाने, जल का संरक्षण करना जैसे बरसात के पानी को रोकना। ठीक है, और रिसाइकलिंग मतलब कुछ चीज अगर दोबारा यूज हो सकती है तो उसको हम रिसाइकलिंग करके दोबारा यूज करेंगे, तो ऐसी चीजों को बढ़ावा देना। ठीक है, आगे दिखा रखा है निष्कर्ष, टिकाऊ विकास आर्थिक प्रगति, सामाजिक कल्याण और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करता है। जो भाई टिकाऊ विकास है ना, वो क्या करता है कि आर्थिक प्रगति करता है, सामाजिक कल्याण करता है और पर्यावरण संरक्षण के लिए संतुलित स्थापित करता है। ठीक है, जिससे वर्तमान और भविष्य दोनों पीढ़ियों का विकास सुनिश्चित होता है। जिससे कहीं ना कहीं जो आज की पीढ़ी है उसका तो मतलब कि विकास होता है, साथ ही साथ जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनका विकास भी सुनिश्चित होता है, मतलब निश्चित होता है कि भाई उनका भी विकास हो पाएगा इससे। ठीक है, देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 22, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसके प्रभावों का वर्णन कीजिए। भाई पूरा 6 मार्क्स का भी आ सकता है, 4 का भी आ सकता है, 2 का भी आ सकता है। तो देखो जिस जैसे नंबर के अकॉर्डिंग आए आपको बिल्कुल वैसा ही लिखना है। ठीक है, देखो ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसके प्रभावों का वर्णन कीजिए। अगर ऐसा जैसे आ जाए ग्लोबल वार्मिंग क्या है तो 2 मार्क्स का आएगा, तो आप बहुत अच्छे से ये लिख सकते हैं और एक आध प्रभाव लिख दीजिए। ठीक है, अगर है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है तथा इसके 2 प्रभावों का वर्णन कीजिए, तो आप 2 प्रभाव लिख दीजिए। ग्लोबल वार्मिंग 4 नंबर का हो गया। अगर पूछा जाए ग्लोबल वार्मिंग क्या है तथा इसके प्रभावों का वर्णन कीजिए, तो भाई बहुत सारे प्रभाव लिखने पड़ेंगे, तो यहाँ पर ये 6 मार्क्स का है। ठीक है, तो 6 मार्क्स के क्वेश्चन की मैं प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। आने वाले टाइम में ये बताऊंगा कि किस तरीके से प्रैक्टिस की जाती है, किस तरीके से प्रिपरेशन किया जाता है, किस तरीके से हर चीज को पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए आंसर दिखा रखा है, ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ है विश्व के तापमान का बढ़ना। जो ग्लोबल वार्मिंग है उसका मतलब होता है कि जो विश्व का तापमान है वो बढ़ना। ठीक है, इससे समुद्री तटीय देशों
के डूबने का खतरा बढ़ गया है। मतलब इससे क्या हुआ है कि जो समुद्री तटीय देश है ना, उनका जो डूबने का खतरा है वो क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। ठीक है, आगे इसके प्रभाव देखो, प्रभाव दिखा रखे हैं। तो ये मेरा फोन नंबर है 8178988103। आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। बहुत जल्दी आपको इंस्टाग्राम पे एक इसी चैनल के नाम से आपको एक आईडी मिलेगी जिसपे ये सारी चीजें करवाई जाएंगी। ठीक है, आगे देखिए बता रखा है पहला, ग्लोबल वार्मिंग के कारण पूरे विश्व के पर्यावरण को घातक नुकसान हुआ है। मतलब जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके कारण जो पूरा विश्व है उसको घातक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दूसरा, ग्लोबल वार्मिंग को अगर नहीं रोका गया तो विश्व के तटीय विश्व के तटीय क्षेत्र समुद्र में डूब जाएंगे। अगर देखो ग्लोबल वार्मिंग अगर नहीं रोकी गई तो क्या होगा, जो जैसे बांग्लादेश है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप है और भी तटीय क्षेत्र वो क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे। ठीक है, श्रीलंका के कई क्षेत्र डूब जाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जो तापमान जब बढ़ेगा तो ग्लेशियर पिघलेंगे। ग्लेशियर के पिघलने से क्या होगा, ग्लेशियर के पिघलने से जो पानी है, जो बर्फ है वो पानी बनकर समुद्र में मिलेंगे और उनसे क्या होगा, जल स्तर ऊंचा होगा और जिसके कारण जो समुद्री तटीय देश हैं वो डूब जाएंगे। आगे देखो दिखा रखा है तीसरा, ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए अविकसित तथा विकसित देशों का सहयोग जरूरी है। अगर देखो ग्लोबल वार्मिंग को रोकना चाहते हैं ना तो क्या करना पड़ेगा, जो विकसित देश हो चुके हैं या फिर जो अविकसित है, जो विकासशील है, दोनों को सहयोग करना पड़ेगा, तभी ग्लोबल वार्मिंग को क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। चौथा है, वैश्विक तापमान बढ़ने से कुछ बीमारियां जैसे एड्स, टीबी, कैंसर, मलेरिया आदि महामारियां रूप धारण कर लेंगी। मतलब कहीं ना कहीं अगर वैश्विक ताप वृद्धि बढ़ती है ना इसी तरीके से, तो क्या होगा, ये जो बीमारियां हैं ना ये भी इसी तरीके से फैलती रहेंगी। ठीक है, ये मेरा फोन नंबर है 8178988103। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर आपको पीडीएफ रिलेटेड या फिर कुछ अदर इश्यूज आ रहे हो तो। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, ग्लोबल वार्मिंग के कारण बच्चों का मानसिक विकास खतरे में आ गया है। मतलब ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या हो, जो बच्चों का मानसिक विकास है वो भी खतरे में पड़ गया है। छठा है, ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने से स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याएं पैदा हो गई हैं। जो ग्लोबल वार्मिंग अगर इसी तरीके से बढ़ता रहेगा तो कहीं ना कहीं और भी स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो जाएंगी, जिसके कारण जो स्वास्थ्य है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको 6 पॉइंट्स लिखने हैं अगर आपको ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर आता है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23, रियो सम्मेलन क्या है, इसके क्या परिणाम हुए? भाई रियो सम्मेलन है क्या और इसके क्या परिणाम हुए हैं, तो आइए देखते हैं आंसर। रियो सम्मेलन वर्ष 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में आयोजित संयुक्त राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था। देखो रियो सम्मेलन एक तरीके से हम इसको पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं और ये कब हुआ था भाई, 1992 में। ठीक है, कहां पर हुआ था, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में। जैसे भारत का दिल्ली एक शहर है ना, वैसे ही जो रियो डी जेनेरियो है वहां पर एक शहर है। ठीक है, इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ यानी कि सतत विकास को बढ़ावा देना था। मतलब इसका जो मतलब इसको रखा इसलिए गया था, मतलब इसका उद्देश्य ये था कि कहीं ना कहीं जो पर्यावरण को संरक्षण प्राप्त किया जा सके, प्रदान किया जा सके और टिकाऊ विकास को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य यही था। अब हम पढ़ेंगे रियो सम्मेलन के प्रमुख परिणाम। जो रियो सम्मेलन जब हुआ तो उसके क्या परिणाम हुए ये बताना है। पहला, सतत विकास के लिए 21वीं सदी की विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई। मतलब जो 21वीं सदी है उसको किस तरीके से हमें अपनी लाइफ में उतारना है। ठीक है, मतलब हमें 21वीं सदी में किस तरीके से जीना है उस चीज को बताया गया। ठीक है, पर्यावरण को किस तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाना है, अगर इनके हमसे नुकसान पहुंच भी रहा है तो उसको कवर अप कैसे करना है, ये सारी चीजें वहां पर बताई गई थी। दूसरा, जलवायु परिवर्तन और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग की शुरुआत हुई। मतलब कहीं ना कहीं जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उनके उत्सर्जन, मतलब उनका जो उपयोग है उसके लिए क्या हुआ, अंतरराष्ट्रीय सहयोग की शुरुआत हुई। ठीक है, तीसरा, जैव विविधता के संरक्षण तथा प्राकृतिक संसाधनों के उचित उपयोग पर सहमति बनी। मतलब जो जैव विविधता है उसके संरक्षण तथा प्राकृतिक जो संसाधन है उनके उचित उपयोग, ऐसा नहीं कि कोई भी देश कितना भी यूज कर रहा है, ऐसा नहीं। ठीक है, उनकी एक निश्चित मात्रा तय की गई। चौथा, वनों के संरक्षण और उनके टिकाऊ उपयोग के लिए सिद्धांत अपनाए गए। मतलब कि जो वनों की अंधाधुंध जो कटाई हो रही थी उस पर रोक लगाई गई और उनको उतना ही यूज करने की अनुमति दी गई जितना कि आवश्यक है। आगे देखिए पांचवा, सभी देशों को पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी दी गई लेकिन विकसित देशों को अधिक जिम्मेदारी दी गई। देखो सभी देशों को जिम्मेदारी दी गई, चाहे वो विकासशील हो चाहे विकसित हो, लेकिन जो विकसित देश है उनको थोड़ी सी ज्यादा दी गई क्योंकि जिन्होंने ऑलरेडी विकास कर लिया ना उन्होंने पर्यावरण को थोड़ा सा ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। नेक्स्ट छठा, पर्यावरण और विकास से जुड़े मुद्दों पर देशों के बीच सहयोग और साझेदारी को मजबूत किया गया। मतलब जो पर्यावरण है और जो विकास है उससे जो जुड़े मुद्दे हैं उन पर क्या हुआ, देशों के बीच सहयोग हुआ। ठीक है, और साझेदारी को मजबूत किया गया। ठीक है, आगे दिखा रखा निष्कर्ष,
रियो सम्मेलन पर्यावरण संरक्षण के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। मतलब अगर बात करा जाए ना पर्यावरण के संरक्षण में, तो रियो सम्मेलन एक तरीके से मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि जब रियो सम्मेलन किया गया था उसके बाद से पर्यावरण को बहुत अच्छी तरीके से संरक्षण प्रदान किया गया है वैसे, ठीक है। आगे दिखा रखा है, इससे सतत विकास, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और पर्यावरण संरक्षण को वैश्विक राजनीति का प्रमुख विषय बना दिया गया। इससे कहीं ना कहीं जो पर्यावरण है उसको एक वैश्विक मुद्दा बनाया गया, वैश्विक राजनीति में प्रमुख विषय का जो कहते हैं ना भागीदारी मिली। मतलब पहले पर्यावरण एक नॉर्मल बात थी, लेकिन अब पर्यावरण एक वैश्विक मुद्दा बन चुका था, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है, रियो सम्मेलन वाला। आगे हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24। वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता अपरिहार्य है, स्पष्ट कीजिए। जो वैश्विक राजनीति है उसमें जो पर्यावरण की चिंता है वो अपरिहार्य है, ठीक है। तो इसको स्पष्ट करना है, तो गाइस ये आपको स्वयं करना होगा, ठीक है। ये मेरा फोन नंबर है 8178988103। इस पे अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आई हो, ठीक है, वीडियो से रिलेटेड या फिर पीडीएफ से रिलेटेड या फिर स्टडी रिलेटेड, तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो, नोट्स अच्छे लगे हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और साथ साथ अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आने वाले टाइम में और भी बेहतरीन वीडियोस आपको करवाई जाएंगी, बताया भी जाएगी किस तरीके से पेपर में लिखना है, किस तरीके से आपको पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, ठीक है, कब से स्टार्ट करना है, ये सारी चीजें भी आपको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर बताई जाएंगी। आने वाले टाइम में जब आपके पेपर्स आ जाएंगे तो उस समय मैं आपको बहुत सारे नोट्स करवाऊंगा, जो कि कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।